हाँ जी क्लास, अब वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर सेल का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भैया जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिससे क्वेश्चन बन सकता है या जो आपको बहुत तरीके से समझ रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं सामने कराने वाला हूँ। क्लियर है? मैं सारे टॉपिक्स लिखवाऊंगा आपको जो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको बोलूंगा भैया लर्न करना है और वो किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखवाया, एग्जांपल मान लो मैंने क्वेश्चन लिखवाया व्हाट इज सेल, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे बहुत घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन अगर आपको वो चीज पता होगी तो आप समझ जाओगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है, बस तो वही है इंपॉर्टेंट टॉपिक बना ले। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फर्स्ट पैराग्राफ से बनता है थर्मोफाइल्स के ऊपर। भाई थर्मोफाइल्स कौन होते हैं? तो भाई आप क्वेश्चन लिखेंगे डायरेक्टली उसके, भाई देखो मैं सिंपल क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आपको वो क्वेश्चन समझने हैं, उनके बारे में याद करना है। समझोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसके बारे में कोई भी टॉपिक आए, क्वेश्चन मिक्स हो गया है तो आप बता दोगे। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है थर्मोफाइल्स। तो भैया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे थर्मोफाइल्स। आप सभी बच्चे थर्मोफाइल्स जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं वो लिखते रहेंगे, या फिर आप क्वेश्चन के रूप में बनाते हो, क्वेश्चन के रूप में बनाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए भैया, व्हाट आर थर्मोफाइल्स या हु आर थर्मोफाइल्स? हु आर थर्मोफाइल्स, भैया पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहां से। ठीक है, सभी बच्चे सामने कॉपी निकालेंगे और ये क्वेश्चन लिखते रहेंगे, मैं अंडरलाइन भी कराऊंगा। फास्ट क्विक कॉपी निकालिए आप सभी। हाँ जी क्लास, थर्मोफाइल्स होता क्या है देखो बच्चे। नेक्स्ट, अब हम यहां समझते हैं हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जांपल ऑफ सच एन अबाइड इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग ऑफ उगा वैली लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेंपरेचर नियर बाय एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट। अब देखो these environmental conditions seem to be similar to those the early about 3.5 billion ago the organisms live in this hot spring are mostly heat loving bacteria called thermophiles which are unicellular। तो देखो बच्चे हमने ये पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो भाई गर्म एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं जहां पे जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो भैया बहुत ही ज्यादा गर्म रीजन में पाए जाते हैं, ऐसे रीजन में जहां पे भैया टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट के आसपास हो। भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भैया? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको याद है, भैया एमसीक्यू पूछा भी जा सकता है। तो आपको बोला जाना भैया वो ऑर्गेनिज्म जो भैया हीट लविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी वैसे ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, ठीक है, उनको हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स। तो आपको आंसर यहां से बनेगा भैया, देखो द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स, लिविंग इन हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया, और यहां से याद रखना आपका भैया हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो याद रखना थर्मोफाइल्स कैसे ऑर्गेनिजम होते हैं भाई? यूनिसेलुलर। कैसे ऑर्गेनिजम होते हैं? यूनिसेलुलर। भाई एक्सेशन रीजन में आ सकता है थर्मोफाइल्स आर यूनिसेलुलर, तो भाई याद रखना ये सही बात है। ठीक है, पहला टिक कर लो, पहला क्वेश्चन टिक कर लेंगे आप सभी बच्चे फास्ट। हाँ भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, हाउ टू स्टडी सेल। भाई इसमें आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ, भाई पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखो बच्चे, what do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separation and distinct? Imagine that two tiny dots are drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there are come a point at which they cannot be longer to seen separate. When viewers from the 25 centimeter, the nearest point of human eye, 2 points separate by about 0.1 millimeter, can be seen as distinct point. Otherwise, they appear as a single point. This is called the limit of resolution of the human eye, which is 0.1 millimeter. देखो मान लीजिए मैंने आपके सामने 2 पॉइंट्स बनाए, इधर देखिए, मान लीजिए मैंने आपके सामने 2 पॉइंट्स बनाए हैं। भाई कितने पॉइंट्स हैं? 2। अब मैं मान के चलता हूं भैया इनके बीच में भैया 5 सेंटीमीटर का गैप है। तो आप अभी देख पा रहे हो, अब अभी देख पा रहे हो कि भाई 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। आप ये देख पा रहे हो भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। भैया मैं इसको और पास कर देता हूं। अब इसके बीच में ये 2 सेंटीमीटर गैप है। भाई अभी भी देख पा रहे हो अलग अलग पॉइंट है, अभी भी अलग अलग है। भाई इसको और पास बनाए थे, अभी भी अलग अलग दिख रहा है आपको। ठीक है, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं इसको इतना पास पास बना दूंगा कि आपको ये 2 अलग अलग बिंदु नहीं दिखेंगे, आपको एक ही बिंदु दिखेगा। आपको एक ही बिंदु दिखेगा। भाई दूर से आपको ये 2 अलग अलग पॉइंट जो मैंने अभी बनाया, ये आपको क्या 2 अलग अलग दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है। भाई मैंने इसको बहुत पास पास 2 बिंदु बनाया मैंने। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई ऑब्जेक्ट 0.1 मिलीमीटर के पास हो जाए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट 0.1 मिलीमीटर के पास आ जाए तो हमें वो अलग अलग नहीं दिखती है, हमें वो एक ही दिखती है, हमें वो एक ही दिखती है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी आंख कितना छोटा देख सकती है, इसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और ह्यूमन आई के जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। भैया एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है भैया 0.1 मिलीमीटर। 0.1 भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना, आईएमपी है ये।
इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, यहां से देखेंगे। हाँ भैया, तो अभी हमने देखा भाई ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। अब एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, भैया डायरेक्टली नहीं आएगा, वैसे मोस्टली चांसेस का यही है, बट भैया देखो जब एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम दो अलग अलग बिंदु को ये नहीं देख पाएंगे कि भाई अलग अलग पॉइंट है, हमें वो एक ही दिखाई देने लग जाए, उस पॉइंट को बोलेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यानी हमारी आंख कितना छोटा देख सकती है, इसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। इधर देखिए भाई, आपको यहाँ पर भाई यहां से पूरा यहां तक आपको पूरा पैराग्राफ करना है। क्वेश्चन बनेगा सेकंड, व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, व्हाट इज लिमिट ऑफ, जल्दी भाई इसको बना के लिख सकते हो आप लोग। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, लिखिए इसे फास्ट। सेकंड टॉपिक लिखिए, इसके आगे आगे जोड़ लीजिए, एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, of human eye, भाई human eye का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होता है, what is limit of resolution and what is the limit of resolution of human eye, भाई human eye का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होता है ये बताइए फास्ट। दो चीजें बताइए मैंने आपको, ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर होता है। हाँ भैया, यहां से नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, इस टॉपिक से रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665। भैया पहला सेल किसने डिस्कवर करा था भैया, रॉबर्ट हुक ने। किसने करा था भैया, रॉबर्ट हुक 1665, रॉबर्ट हुक 1665 में। अब कैसे करा था, यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप कैपेबिलिटी ऑफ 200 to 300 मैग्निफिकेशन व्हाइल एग्जामिनिंग। अब उन्होंने भाई खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, उन्होंने बहुत सारे लेंस को जोड़ के एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे वो छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। उससे उन्होंने भैया एक सेल का खोज करी, उन्होंने देखा भाई उन्होंने किस चीज को एग्जामिन करा था, उन्होंने ये देखो कॉर्क, भाई लकड़ी की जो पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर कॉर्क होता है भाई, छोटा सा कॉर्क की थिन लेयर ली, भाई उन्होंने क्या करा, थिन लेयर ऑफ कॉर्क, थिन लेयर ऑफ कॉर्क, भाई थिन लेयर ऑफ कॉर्क लिया, इसको भैया एग्जामिन करा और यहाँ पे इसके अंदर उनको बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट दिखे, इन्होंने इस कंपार्टमेंट का नाम दिया सेल, कंपार्टमेंट का नाम दिया सेल। याद रखना भाई, रॉबर्ट 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी, इन्होंने सेल वर्ड का इस्तेमाल करा सबसे पहले, समझ आ रहा है, सेल वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल करा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्लियर है, ओके, लिख लिया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके लिखते रहना भैया। आगे भाई क्वेश्चन लिखते हैं, एक सेकंड चाहिए, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल, टू ऑब्जर्व अ सेल, भैया वो पहला पर्सन कौन है जो सेल को ऑब्जर्व करा था, भाई देखो इन्होंने खुद से ही माइक्रोस्कोप बनाया था, तो आप कह सकते हो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का जो मॉडल है, जो ड्राफ्ट है, वो भी इन्होंने तैयार किया था, ठीक है बच्चे। हाँ भैया, तो आपको ये टॉपिक समझ आया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ भैया आपके पास क्वेश्चन आ सकता है माइक्रोस्कोप के ऊपर, आपको माइक्रोस्कोप भैया अच्छे से समझ आना चाहिए, माइक्रोस्कोप में किस फंक्शन में क्या काम होता है। तो आपको भाई राइट द डिफरेंट कंपोनेंट्स, राइट द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये स्पेलिंग वगैरह देख लेना, कंपोनेंट्स of microscope and their functions, of microscope and their function। हाँ अच्छी क्वेश्चन है भैया, माइक्रोस्कोप के अलग अलग चीजों, माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, लिखो लिखो फास्ट क्विक। अभी आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे भैया ये देखो भैया, अभी मैंने mm लिखा था, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और एक ये साइन होता है भैया, इसको पढ़ते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, याद रखना भैया, इसमें डिफरेंस नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे हाँ भाई, यूनिट कन्वर्जन में क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो, 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। देखो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोमीटर के। अब मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जाना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में जाना होगा 1000 से डिवाइड करोगे, ये बात याद रखो आप लोग, समझ आ रहा है। अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है भाई, एस्टिमेट साइज, अगर आपको एस्टिमेट साइज निकालना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो डायमीटर ऑफ विजिबल इन माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर अपॉन में नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर, भाई एक फॉर्मूला पढ़ के चलना। मतलब आपको बता रखा है कि एक ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में इतनी बड़ी दिख रही है, एक्चुअल में उसके कितनी लेंथ होगी, तो ये इस फॉर्मूले का आपको हेल्प करना है।
क्लियर है? मतलब आपको क्या करना है भैया, माइक्रोमीटर वाली वैल्यू ऊपर रखनी है और डायमीटर वाली वैल्यू नीचे रखनी है। माइक्रोमीटर वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, डायमीटर वाली वैल्यू आपको नीचे रखनी है। इस तरीके से देखो, मान लीजिए आपको हमें देखा सपोज 25 cells are seen along the diameter. In this case, the size of one onion cell would be 5000 divided by 25 into 50. आपको क्या करना है, जो भी माइक्रोमीटर वाली वैल्यू आ रही है ना ऊपर रखनी है और जो उसका एक्चुअल डायमीटर होने वाला है वो नीचे रखना है। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा कि एक्चुअल साइज कितना आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना, बस और कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा यहां से, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन is known as the selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane, एक मिनट, permeable membrane। हाँ बच्चे, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं भैया, सेल मेम्ब्रेन। भाई सेल मेम्ब्रेन को एक सेकेंड इधर आपके पास क्वेश्चन है भैया, व्हाई सेल मेम्ब्रेन is known as the selectively permeable membrane, selectively permeable membrane, permeable membrane। भैया प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये अलाउ करती है कि कौन सेल के अंदर जाएगा, कौन सेल के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चे, जल्दी लिखिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भैया। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है ऑस्मोसिस। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन भैया ये आपको करके ही जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन भैया ये हो नहीं सकता कि फर्स्ट चैप्टर इस चैप्टर का टेस्ट हो ये क्वेश्चन ना आए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा इसका मतलब चैप्टर ही नहीं पढ़ा आपने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इसका एक सैंपल आंसर मैं आपके सामने पेश करता हूं। हाँ बच्चे, आपके सामने एक सैंपल आंसर लाया हूं मैं। भाई समझ आ रखा है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्लियर बच्चे? आज हमसे क्वेश्चन देखो भैया, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। भैया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो टू हाई, भैया ये लो से हाई कंसंट्रेशन, इसमें सारे सब्सटेंस होते हैं, इसमें से सॉल्वेंट्स डिसॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको हाँ जी क्लास, एक बार ये वाला आंसर में कुछ बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, क्लास के हायर क्लासेस हो गए, मैं आपको खुद से लिख के बताता हूँ क्या पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, इसको इग्नोर करो, इसको डिलीट करो भैया। ठीक है, हाँ जी क्लास, समझते हैं हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। सबसे पहले देखिए ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं, फिर हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। भैया ऑस्मोसिस जो होता है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। मतलब इधर देखिए, मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे भैया वाटर के मॉलिक्यूल्स है, बाहर वाटर बहुत कम है, बाहर वाटर बहुत कम है। तो इस हिसाब से भैया वाटर को बाहर जाना चाहिए। आपको पता है भैया हाई कंसंट्रेशन से जो वाटर होता है लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है, बहुत ज्यादा H2 है, उसको भैया बाहर जाना है। तो इसका मतलब भैया सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर, सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन है। तो अब भाई इस हिसाब से भैया जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, यानी ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इंक्लूड होती है, पहली चीज। ठीक है भैया, आगे दूसरा अब पढ़ते हैं इनके बारे में फीचर। सबसे पहला मीडियम, वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली। भैया देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ वाटर ही सेल के अंदर या बाहर जा सकता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ वाटर ही सेल के अंदर या बाहर जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर, याद रखना। दूसरा, रिक्वायर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। भाई मैंने आपको ये बता दिया, इसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की इजाजत लेनी पड़ती है। अगर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी तभी वाटर बाहर जा पाएगा, अदरवाइज वाटर बाहर नहीं जा पाएगा। थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। तो भैया वाटर जो होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। पहला पॉइंट भैया, सिर्फ ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर ही सेल से अंदर या बाहर जा सकता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में सिर्फ वाटर ही सेल के अंदर या बाहर जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की इजाजत लेनी पड़ती है, आप अगर ऐसे बोल सकते हो। तीसरा, इसमें
वाटर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अगर सेल के अंदर पानी कम होगा, सेल से बाहर ज्यादा होगा तो सेल के अंदर आ जाएगा, बाहर कम होगा सेल के अंदर ज्यादा होगा, सेल से बाहर चला जाएगा। ठीक है भैया, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन के मूव करेगा। एग्जांपल दे रखा है वाटर एंटरिंग रूट सेल। तो भैया जैसे वाटर रूट सेल के अंदर एंटर करता है ना भाई, मान लो अगर जमीन में बहुत ज्यादा पानी है, सेल के अंदर प्लांट के अंदर पानी कमी है, तो प्लांट सेल में भैया पानी कमी है तो बाहर से पानी प्लांट सेल के अंदर आ जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ऑस्मोसिस याद रखना, कहीं पे भी सेल के अंदर या बाहर वाटर की मूवमेंट हो रही है तो ये ऑस्मोसिस क्या आएगा। तो भाई ऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर। भाई ये बात याद चला, मूवमेंट ऑफ वाटर। भैया पानी की मूवमेंट होगी, इसमें भैया एक आंटी जी आएंगी, कौन आंटी जी आएंगी भैया, सेलेक्टिवली परमेबल में आते हैं, ये बोलेंगे जाना है नहीं जाना, सेलेक्टिवली परमेबल में आते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन, ये एरिया एंटीजन्स में ऐड ऑन होंगी। क्लियर, अब बढ़ते हैं डिफ्यूजन की तरफ, अब बढ़ते हैं डिफ्यूजन। भैया ऑस्मोसिस समझ आ गया भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, जितना आपकी क्लास में उतना समझना है। ऑस्मोसिस में भैया पहली चीज मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। दूसरी चीज सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, भाई इसमें परमिशन लेनी पड़ती है, वो इन्वॉल्व होती है। तीसरी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की जाता है, वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है डिफ्यूजन। भाई डिफ्यूजन क्या होता है, भाई डिफ्यूजन देखो क्या होता है, पार्टिकल्स फैल रहे हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो भैया इसके अंदर कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों चीजें कुछ भी हो सकती है। ऑस्मोसिस में सिर्फ सेल से अंदर या बाहर पानी जा सकता था, वाटर जा सकता था, इसमें कोई भी आ सकता है, सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी आ सकता है। समझ आ रहा है, डिफ्यूजन में सेल से अंदर या बाहर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पहली चीज नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। भैया ये किसी की परमिशन नहीं लेता, ये किसी की परमिशन नहीं लेता। भाई मेरा माने मैं अंदर जाऊंगा, मेरा माने मैं बाहर जाऊंगा, किसी की परमिशन नहीं लेनी, कोई रोक टोक नहीं, बचाने लाइफ। ठीक है, आगे मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। भैया इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, देख एग्जांपल परफ्यूम स्प्रेडिंग इन एयर। भाई देखो अब मैं यहां पे परफ्यूम की बोतल है, फॉर एग्जांपल परफ्यूम की बोतल, परफ्यूम को स्प्रे करूंगा, ये पूरे रूम में फैल जाएगा, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलूंगा डिफ्यूजन। क्या बोलूंगा, समझ आया, समझ आया। लिख लोगे बना के भाई, इस तरह के डायग्राम बना के आओ, ऐसे बना के आओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, तो आपके सामने भैया और दूसरे डिफ्यूजन के बारे में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से बच्चे। अब पढ़ते हैं सेकंड भैया। अब अ सेल इज कीप अब देखो ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास एक किशमिश है, किशमिश को एक सेल की तरह मान रहे हैं। अगर आप सेल को ऐसे एनवायरनमेंट में रखोगे जहां पे बहुत ज्यादा पानी होगा, सेल को ऐसे एनवायरनमेंट में रखोगे जहां पे बहुत ज्यादा पानी होगा, तो सेल क्या करेगा, सेल पानी को अपने अंदर ले लेगा भैया और फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे किशमिश है, किशमिश को पानी में भिगो, भैया ट्राई करना, घर पे जाओ किशमिश को पानी में डाल दो, रात भर छोड़ दो, सुबह देखो किशमिश अंगूर जैसी फूल जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ भाई, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन था, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन था, किशमिश ने बहुत सारा पानी अंदर ले लिया। क्लियर है, एलसी इस ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बच्चे। अब इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम, सबसे पहला एक ही तरह की, भाई पहली बात तो ये हो सकती है कि बाहर से पानी अंदर ले लेंगे और सेल फूल जाएगा, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, बाहर पानी की कमी हो, अंदर बहुत ज्यादा पानी हो। अब मान लो फूली हुई किशमिश आपके पास है, अब उसको धूप में रख दो, किसमें रख दो, भाई बाहर बहुत कम पानी है, अंदर बहुत ज्यादा है, तो सेल सारा का सारा पानी बाहर भेज देगी और फिर से सुपर जाएगी से। अब मान लो सेल को मैंने भाई किशमिश को ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल जगह पे रखा हुआ है, अंदर और बाहर सेम कंसंट्रेशन है, तो ना तो पानी अंदर जाएगा ना तो पानी बाहर जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी, किसमें सेम रहेगा। ठीक है, इन तीन मूवमेंट्स के नाम पढ़ने हैं बस आपको। देखो भैया, पहला सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, देखो अच्छा, मीडियम सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंटरसेलुलर, मीडियम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो बच्चे, जब अंदर और बाहर, जब सेल के अंदर और सेल के बाहर कंसंट्रेशन बराबर होगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, इस तरीके के मूवमेंट को बोलेंगे भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो मूवमेंट, नो मूवमेंट भैया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो मूवमेंट, ना तो पानी अंदर जाएगा ना तो बाहर जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होने वाली। बस बच्चों आपको भी स्टार्ट करना है, ठीक है, 2 मिनट बस, ये टॉपिक क्लास करना, बाकी कल करेंगे अपन लोग। ठीक है, आप लोग कल सुबह भी आना है, साइंस का पेपर है, कल सुबह भी आना है, कल सबका टेस्ट लूंगा सुबह। अब आने बच्चे,
आवाज नहीं, 2 मिनट बच्चे बस। बच्चे आवाज नहीं, आपके लिए पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कराया जा रहा है। ओ भैया जी सामने देखिए। ये वाला अभी बता रहा हूँ। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझ आया? डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी सेल के बाहर जाता है, ठीक है, या सिर्फ अगर सेल के अंदर या बाहर पानी जा रहा है, ठीक है, तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसमें सेलेक्टिव मेमोरी परमेबल मेमोरी से इजाजत देनी पड़ती है। डिफ्यूजन में क्या होता है, पानी के अलावा और कोई भी पदार्थ सेल के अंदर बाहर जाते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में दोबारा बता रहा हूँ, देखो भैया कोई बात नहीं सर, थोड़ा ट्राई करो। चुप हो जाओ भैया, तक आप पीछे कर रिवाइज करो फास्ट। इधर क्लास जब तक रीड करें आप। असल लड़का लोग हैं क्लास में। भैया आवाज करो। विराट बैक पकड़ छुट्टी ली। हाँ इधर अब चुप बिल्कुल। 2 मिनट लास्ट टॉपिक है, जल्दी समझ लो। हाँ जी क्लास देखते हैं आगे। अब सबसे पहला हम समझ रहे हैं भैया टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ भैया सेल के अंदर या बाहर कोई भी चीज जाती है तो उसमें हमने कुछ नाम दे दिया उसको। सेल के अंदर या बाहर कोई भी चीज जा रही है उसको क्या कर दिया, कोई नाम दे दिया हमने। पहला, अब पहला है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? भैया देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, वाटर मूव इनसाइड द सेल। अब देखो भाई क्या होता है सेल के अंदर भाई चीजें कम होती हैं और सेल के बाहर जब चीजें ज्यादा होती हैं तो क्या होता है भैया, ज्यादा सामान अंदर की तरफ चला जाता है। मान लो एग्जांपल लेते हैं पानी का। भैया सेल के अंदर पानी बहुत कम है लेकिन सेल के बाहर पानी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, पानी सेल के अंदर चला जाएगा, पानी सेल के अंदर चला जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, सेल फूल जाएगा। सेल क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भैया सेल के अंदर चीजें कम होती है, सेल के अंदर चीजें कम होती है। दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, वाटर मूव इन एंड आउट एट इक्वल रेट। भैया जितना कंसंट्रेशन पानी का अंदर है उतना ही बाहर भी है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई मूवमेंट भी नहीं होगी। सेम कंसंट्रेशन नो मूवमेंट। भैया इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना तो पानी अंदर जाएगा ना तो बाहर जाएगा, नो मूवमेंट। सेल जैसा वैसे का वैसे ही रहेगा, सेल जैसा वैसे का वैसे ही रहेगा। तीसरा देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है भैया, सेल के अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती है, सेल के बाहर बहुत कम होती है, तो सेल गुस्से में आके सब कुछ बाहर फेंक देता है। हाइपर हो जाता है सेल, तो सेल सब कुछ बाहर भेज देता है, तो उसको बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, वाटर मूव आउट ऑफ द सेल। ये देखो बाहर कम होता है तो सेल सब चीजें बाहर भेज देता है, सेल सब चीजें बाहर भेज देता है, सेल श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है,
तो भैया हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाता है, आइसोटोनिक में सेल स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। क्लियर है बच्चे? आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके डायग्राम बना के आना है। ये था आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप घर से रिसर्च वर्क में इसके बारे में लिख के लाओगे, आपका होमवर्क है। ठीक है भैया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो यहां से बनाएंगे आप लोग। क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन and isotonic solution ठीक है बच्चे? इसके बारे में आपको लिखना है फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्विक। हाँ भैया आप लोगों ने लिख लिया, पीछे देखिए। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया स्ट्रक्चर द सेल मेम्ब्रेन इज एस्टिमेटली 7 to 10 नैनोमीटर। अब देखो भैया, आपको बोला है सेल जो होती है ना वो 7 से 10 नैनोमीटर तक मोटी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 7 से 10 नैनोमीटर तक भाई बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैट एंड प्रोटीन। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। अब भैया सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? भैया सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड से और प्रोटीन से बनी होती है। किससे? लिपिड से और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कहां से दिखता है आपको? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। कहां से? तो आपको आएगा एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। भैया 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, तो उसके बारे में पूरा लिखना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये कौन डिफाइन करता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भाई ये आपको बनाना भी है, ये आपको बनाना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भैया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा बताना है फास्ट जल्दी से। ठीक है? और जो पॉइंट्स लिखे हुए ना इसके ये भी पॉइंट्स लिखने हैं आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। ठीक है? तो ये लास्ट बाकी वाले टॉपिक्स हम कल वाली क्लास में करेंगे। क्लास आज के लिए इतना ही। ठीक है? पार्ट 1 फिनिश होता है।